रोशनी थी मगर अंधेरा गहरा था। शहर की सड़कों पर मेरी इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार के हेडलाइट्स सब कुछ चीर रहे थे, लेकिन मेरी रूह में बसी तारीकी को छू भी नहीं पा रहे थे। ये शीशा, ये क्रोम, ये लेदर की महक, ये सब एक धोखा था, एक कीमती चमकता हुआ धोखा जो मैं हर रोज खुद को देता था। लोग मुझे असलम तारिक के नाम से जानते थे, शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून तारिक साहब का इकलौता अय्याश बेटा। लेकिन मैं सिर्फ एक खोखला शख्स था जो अपने बाप के पैसों की आवाज में अपनी खामोशी को डुबाने की कोशिश करता था। उस रात भी वही हो रहा था। एक और बेमकसद पार्टी से वापसी, कानों में अभी तक म्यूजिक का शोर गूंज रहा था, लेकिन दिल में वही वीरानी थी। घर के विशाल लॉन में गाड़ी रोकते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ ठीक नहीं। स्टडी की लाइट जल रही थी इस वक्त। इसका मतलब एक ही था, तारिक साहब जाग रहे थे, और अगर वो जाग रहे थे तो वो इंतजार कर रहे थे मेरे कदमों की आहट पर उन्होंने नजरें नहीं उठाईं। वो अपने शीशम के भारी भरकम डेस्क पर झुके किसी फाइल को देख रहे थे। कमरे में ठंडक थी, एसी की नहीं, उनके वजूद की। कहाँ थे? उनकी आवाज एक पत्थर की तरह आई और कमरे की खामोशी से टकराकर टूट गई। दोस्तों के साथ था बाबा, मैंने लापरवाही से जवाब दिया, अपने अंदर के खौफ को छुपाते हुए। उन्होंने फाइल बंद की। एक जोरदार ठुड की आवाज आई, दोस्त? वो जो तुम्हारे पैसों पर पलते हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं असलम, वो गिद्ध हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी मायूसी और गुस्सा था जो वो सिर्फ मेरे लिए महफूज रखते थे। तुमने अपनी जिंदगी में आज तक क्या किया है सिवाय मेरा नाम और पैसा बर्बाद करने के? मैं चुप रहा। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। यह मेरा सबसे गहरा जख्म था, अपने बाप की नजरों में एक नाकारा, बेकार औलाद होना। यही वो जख्म था जिसे मैं महंगी शराब, तेज गाड़ियों और झूठी दोस्तों की महफिलों से भरने की कोशिश करता था। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, उन्होंने कहा, आवाज थोड़ी नरम लेकिन मकसद सख्त। अपने आप को साबित करने का। उन्होंने एक फाइल मेरी तरफ सरकाई। शाहदरा के पुराने इलाके में हमारी एक प्रॉपर्टी है, छोटी सी, कई सालों से एक किराएदार ने कब्जा कर रखा है। लीगल नोटिस बेकार गए। वो जगह मुझे चाहिए, वहां नया प्लाजा बनेगा। तुम्हारा काम है उस जगह को खाली करवाना। मैंने फाइल खोली। एक पुरानी 2 मंजिला दुकान की तस्वीर थी। नीचे ख्वाबगाह नाम का एक छोटा सा फीका सा बोर्ड लगा था। बुक स्टोर। यह? मैंने हैरानी से पूछा। इस मामूली सी दुकान के लिए आप मुझे भेज रहे हैं? मामूली नहीं असलम, उन्होंने जोर देकर कहा। यह एक टेस्ट है। देखना चाहता हूं कि तुम सिर्फ चेक साइन करना जानते हो या जमीन पर उतरकर काम भी कर सकते हो, पैसों से, धमकी से, जैसे भी हो। मुझे वो प्रॉपर्टी 1 महीने में खाली चाहिए। अगर तुम यह कर पाए तो नए प्रोजेक्ट का कंट्रोल तुम्हें दूंगा। नहीं कर पाए, उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उनकी आंखों ने बाकी बात कह दी। नहीं कर पाया तो मैं उनके लिए मर जाऊंगा। यह मेरा वजूद साबित करने का सवाल था। अगले दिन मैं अपनी चमकती हुई गाड़ी में उस तंग पुरानी गली में खड़ा था। हवा में मसालों, फूलों और सीलन की मिलीजुली बू थी। यहाँ की दुनिया मेरे ग्लास टावर्स और स्टर्ल ऑफिसों से बिल्कुल अलग थी। ख्वाबगाह का बोर्ड वाकई पुराना था, लेकिन दुकान साफ सुथरी थी। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हवा में पुरानी किताबों, कॉफी और इलायची की महक घुली हुई थी। कहीं से आती हल्की रोशनी कदीम लकड़ी की शेल्फों पर रखी जिल्दों को सुनहरा कर रही थी। ये दुकान नहीं, किसी का संजोया हुआ ख्वाब लग रही थी। काउंटर के पीछे एक लड़की बैठी थी, सर झुकाए, एक स्केचबुक पर कुछ बना रही थी। उसने शायद मेरे आने की आहट सुनी, और जब उसने सर उठाया तो एक लम्हे के लिए मैं अपनी बात भूल गया। उसके चेहरे पर कोई महंगा मेकअप नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी आबोताब थी, गहराई, जैसे अजाब भी देखे हों और ख्वाब भी। जी फरमाइए। उसकी आवाज में खनक थी, लेकिन लहजा मुलायम था। मैं अपने रोल में वापस आया। अहंकार मेरा हमेशा से सबसे मजबूत हथियार रहा था। मैंने अपने डिजाइनर सनग्लासेस उतारकर टेबल पर रखे। मैं इस प्रॉपर्टी के मालिक तारिक साहब का बेटा हूं, असलम तारिक। मैंने सोचा था मेरे नाम से उस पर कोई खौफदारी होगा, लेकिन उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ एक हल्का सा, न समझ आने वाला अजीब सा इत्मीनान। मैं जानती हूं, उसने सुकून से कहा। अम्मी जान ने बताया था आप लोग आने वाले हैं। तो फिर आप लोगों ने अब तक जगह खाली क्यों नहीं की? नोटिस मिल चुके हैं। उसने अपना पेन नीचे रखा और सीधी होकर बैठ गई।
क्योंकि यह सिर्फ एक जगह नहीं है मिस्टर असलम, ये मेरा घर है, ये मेरी दुनिया है। दुनिया खरीदी जा सकती है, मैंने तंज से कहा। बोली लगाए? उसके चेहरे पर पहली बार एक दर्द की परछाई लहराई, लेकिन फौरन ही गायब हो गई। उसने मेरी आंखों में देखा और उसकी नजर इतनी सच्ची और ठहरी हुई थी कि मुझे लगा वो मेरी रूह के अंदर झांक रही है। कुछ चीजें बेची नहीं जाती मिस्टर असलम, खास तौर पर वो ख्वाब जो बिखरने के बाद दोबारा जोड़े गए हों। ये जुमला सीधा मेरे दिल में उतर गया। बिखरने के बाद दोबारा जोड़े गए ख्वाब। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ चीजें तोड़ी थी। जोड़ना क्या होता है मैं नहीं जानता था। मैं उससे बहस करने आया था, उसे धमकाने आया था, लेकिन उसकी खामोश आंखों के सामने मेरे सारे अल्फाज, मेरी सारी अकड़ बेमानी हो गई थी। उस लड़की की आंखों में मैंने अपने बाप का खौफ नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए वजूद का अक्स देखा था। मैं बिना कुछ कहे पलटा और बाहर निकल आया। गली की भीड़ में अचानक मुझे लगा जैसे मैं शहर का सबसे अकेला इंसान हूं। गाड़ी में बैठकर मैंने शीशा नीचे किया। हवा बदल रही थी, या शायद मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। अगले कुछ दिन एक अजीब सी कशमकश में गुजरे। एक तरफ मेरे बाप का चेहरा था, उनकी वह मायूस आंखें और उनका दिया हुआ अल्टीमेटम। दूसरी तरफ उस लड़की का सुकून भरा चेहरा और उसकी आवाज, यह मेरा घर है, मैं असलम तरीक, जिसके एक इशारे पर शहर के बड़े बड़े काम हो जाते थे, एक मामूली सी किताबों की दुकान के सामने बेबस खड़ा था। यह एहसास मेरे लिए नया था और तकलीफ देह भी। मेरा पहला प्लान, जैसा हमेशा होता था, पैसे का इस्तेमाल करना था। मैंने अपने वकील के जरिए जमीला, मुझे उसका नाम बाद में पता चला था, को एक भारी ऑफर भिजवाया, मार्केट वैल्यू से 3 गुना ज्यादा। मैंने सोचा हर इंसान की एक कीमत होती है, हर ख्वाब का एक सौदा होता है। लेकिन अगले ही दिन मेरे वकील का फोन आया। सर, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। कहती हैं ख्वाबगाह बिकाऊ नहीं है। ये इनकार मेरे लिए एक थप्पड़ जैसा था। फैसल, मेरा वह दोस्त जो मेरी हर अय्याशी में शरीक होता था, मेरे साथ था। उसने कहकहा लगाया, यार असलम, तू भी किन चक्करों में पड़ गया? एक मामूली लड़की तुझे नचा रही है, 2 लड़के भेज, 2 दिन में दुकान खाली हो जाएगी। उसका मशवरा मेरे अंदर के पुराने असलम को जगा रहा था। वही असलम जो मसले का हल ताकत से निकालना जानता था। लेकिन न जाने क्यों जमीला का चेहरा सामने आते ही मैं यह कदम नहीं उठा पा रहा था। उसके बावजूद मैंने अपने बाप को खुश करने के लिए फैसल की बात मान ली। मैंने उसे कहा कि वह समझा दे, लेकिन सख्ती से मना किया कि कोई हाथापाई न हो। सिर्फ खौफ दिलाना मकसद था। 2 दिन बाद मैं दोबारा उस गली से गुजरा। ख्वाबगाह के बाहर का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। दुकान के बाहर रखे कुछ गमले टूटे पड़े थे। किसी ने बाहर दीवार पर काले पेंट से जगह खाली करो लिख दिया था। मेरा दिल डूब सा गया। ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैं गाड़ी से उतरा और अंदर चला गया। अंदर जमीला और एक बुजुर्ग औरत, जिन्हें वह अम्मी जान कहती थी, टूटे हुए गमलों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। जमीला के हाथ मिट्टी से सने थे। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत, सिर्फ एक गहरी थकी हुई उदासी थी। यह आपने करवाया है? उसने धीमी आवाज में पूछा। आवाज इतनी सपाट थी कि मेरे लिए इसमें छुपे तूफान का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैंने हाथ उठाने से मना किया था। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, तो आप मानते हैं कि यह आपने करवाया है? उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा। किसी के ख्वाब पर मिट्टी डालना और किसी के घर पर पत्थर मारना शायद आपके लिए एक ही बात है। उसका यह जुमला मेरे सीने में एक खंजर की तरह उतर गया। मैं क्या कहता? मैं वही असलम था जो कभी सॉरी कहना नहीं सीखा था। मैं चुपचाप उन्हें काम करते देखता रहा। मैंने देखा कि जमीला की स्केचबुक जो काउंटर पर खुला पड़ा था, उस पर एक अधूरी तस्वीर थी। एक सूखा बेजान दरख्त जिसकी टहनियां आसमान की तरफ ऐसे उठी थीं जैसे फरियाद कर रही हों। यही वही दरख्त था जो मैंने उस दिन उसकी दूसरी स्केचेस में भी देखा था। एक अजीब सा बार बार लौट कर आने वाला मोटिव। इसमें एक कहानी छुपी थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। उस दिन अम्मी जान ने मुझसे बात की। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में सालों का तजुर्बा और एक माँ जैसी शफकत थी। बेटा, तुम्हें शायद इस जगह की कीमत का अंदाजा नहीं। ये सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, ये जमीला के माँ बाप की आखिरी निशानी है। वह भी यहीं एक छोटी सी दुकान चलाते थे। एक हादसे में सब कुछ जल गया।
वह दोनों भी नहीं रहे। इस लड़की ने अपनी मेहनत से, अपनी रूह से इस जगह को दोबारा बनाया है। ये किताबें, ये दीवारें, ये इसके बिखरे हुए वजूद के टुकड़े हैं जिन्हें इसने खुद जोड़ा है। अम्मी जान की बातें सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं था, यह एक यतीम लड़की के पूरे माजी और मुस्तकबिल का सवाल था। जिस आग ने उसका सब कुछ छीना था, मैं उसकी राख पर अपने बाप के लिए एक प्लाजा खड़ा करना चाहता था। पहली बार मुझे अपने काम से, अपने आप से घिन आने लगी। मैं वहां से निकला तो सीधा फैसल के पास गया। वह एक हाई एंड कैफे में बैठा लड़कियों के ग्रुप पर फजुल कमेंट्स कर रहा था। उसे देखते ही मेरा खून खौल उठा। तुमने वहां क्या किया? मैंने उसके कॉलर को पकड़ते हुए पूछा। अरे असलम, रिलैक्स, वही किया जो तूने कहा था, थोड़ा समझाया, इसमें इतना गर्म होने वाली क्या बात है? वह हंसकर बोला। उसकी हंसी मुझे झड़ लगी। मैंने कहा था सिर्फ बात करनी है, बदतमीजी नहीं। ओह कम ऑन, एक बेचारी सी लड़की के लिए मुझसे लड़ेगा? लगता है उसकी मासूमियत ने तुझ पर जादू कर दिया है, उसने तंज किया। उसका बेचारी सी लड़की कहना था कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने एक भरपूर मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। कैफे में सन्नाटा छा गया। सब हमें देख रहे थे। फैसल हैरत और दर्द से अपना जबड़ा पकड़े मुझे देख रहा था। यह पहली बार था कि मैंने अपने उस दोस्त पर हाथ उठाया था जो मेरी हर बुराई का साथी था। यह पहली बार था कि मैंने किसी और के लिए, किसी अजनबी के लिए अपने ही सर्कल के खिलाफ स्टैंड लिया था। मैं वहां से निकला, लेकिन इस बार मेरे अंदर गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी खलिश थी। मैं जमीला की हिफाजत करने की कोशिश में उसे और तकलीफ दे बैठा था। मैं मसला हल करने चला था, लेकिन मैं खुद एक मसला बन गया था। गाड़ी में बैठकर मैंने स्टीयरिंग व्हील पर सर रख दिया। मैं किस तरफ जा रहा था? अपने बाप की दुनिया जहां ताकत और पैसा सब कुछ था, या उस लड़की की दुनिया जहां ख्वाब और एहसास की कीमत थी? मैं दो कश्तियों का मुसाफिर बन चुका था और तूफान करीब आ रहा था। फैसल से झगड़े के बाद मैं कई दिन तक एक अजीब से अजाब में मुब्तला रहा। मेरे दोस्तों ने मुझसे किनारा कर लिया था। उनके लिए मैं एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था जो अचानक अजीब हरकतें करने लगा था। और तारिक साहब, उन तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी। उनका एक फोन कॉल आया। आवाज बर्फ से ज्यादा ठंडी थी। तुम्हारा काम प्रॉपर्टी खाली करवाना है असलम, गली के गुंडों से लड़ना नहीं। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता है तुम्हारे पास। उसके बाद मैं अपने तरीके से काम करूंगा। और तुम जानते हो, मेरे तरीके तुम्हारे जैसे नरम नहीं होते। ये एक सीधी धमकी थी। एक हफ्ते का मतलब था कि आने वाले दिनों में बुलडोजर और पुलिस ख्वाबगाह के दरवाजे पर खड़े होंगे। ये ख्याल ही मुझे अंदर तक हिला गया। मेरे पास वक्त नहीं था। मैं जमीला को पैसों से नहीं खरीद सका, धमकी से नहीं डरा सका। अब क्या? उस दिन शाम को मैं बिना किसी प्लान के ख्वाबगाह पहुंच गया। मैंने अपनी कार गली के कोने पर ही छोड़ दी और पैदल चल पड़ा। मैं असलम तारिक द टाइकून्स सन बनकर नहीं गया था। मैं सिर्फ असलम बनकर गया था, एक उलझा हुआ, टूटा हुआ शख्स। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो जमीला काउंटर पर बैठी एक पुरानी किताब की जिल्द साजी कर रही थी। उसके हाथ बड़े सलीके से चल रहे थे, जैसे वह किताब को नहीं, किसी जख्मी परिंदे के परों को सहला रही हो। उसने मुझे देखकर कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लगी रही। कमरे में एक अजीब सा पुरसुकून सन्नाटा था, जिसे सिर्फ गजल की हल्की सी आवाज और पन्नों के पलटने की सरसराहट तोड़ रही थी। मैं एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। मैं यहाँ बात करने आया हूँ, उसने नजरें उठाए बिना जवाब दिया। आपके लोग पहले ही काफी बात कर चुके हैं। उसके लहजे में तंज नहीं, एक गहरी थकावट थी। वो मैंने नहीं करवाया था, मतलब मेरा इरादा वह नहीं था। मेरे अल्फाज कमजोर और बेजान लग रहे थे। वह कुछ देर चुप रही, फिर उसने सुई धागा नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। तो क्या इरादा था आपका मिस्टर असलम, और अब क्या इरादा है? उसके सीधे सवाल ने मुझे नग्न कर दिया। मैं क्या जवाब देता? कि मैं अपने बाप को इम्प्रेस करना चाहता था, कि मैं अपनी नालायकी छुपाना चाहता था। मैंने सच बोलने का फैसला किया, शायद जिंदगी में पहली बार। मेरा इरादा अपने आप को साबित करना था, अपने बाप की नजरों में। उन्हें लगता है मैं किसी काम का नहीं हूं। यह सुनकर उसकी आंखों में नफरत या गुस्से की जगह एक अजीब सी हमदर्दी की चमक उभरी। शायद उसने मेरी आंखों में वही अकेलापन देख लिया था जो वह खुद महसूस करती थी। तो आप एक ख्वाब को तोड़कर अपना वजूद साबित करना चाहते थे?
उसने धीमे से पूछा। मैं चुप रहा। उसका हर लफ्ज एक आईना था। उस शाम हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन खामोशी में भी एक गुफ्तगू थी। मैंने उसे काम करते देखा। मैंने देखा कि कैसे हर किताब उसके लिए एक जिंदा चीज थी। उसने मुझे बताया कि उसने यह सब कैसे सीखा, अपने वालिद से जो एक शायर थे, और उनकी सारी किताबें यही थीं। फिर उसने मुझे कॉफी दी। वह महंगी एग्जॉटिक कॉफी नहीं थी जो मैं पीता था। ये सिंपल कड़क कॉफी थी, लेकिन उसमें एक अपनायत थी। शाम गहरी हो रही थी। बाहर की गली का शोर कम हो रहा था। दुकान में सिर्फ टेबल लैंप की जर्द रोशनी थी। उस रोशनी में मुझे जमीला का चेहरा किसी फरिश्ते जैसा लगा। एक ऐसा फरिश्ता जिसने तूफान देखे थे, लेकिन अपने परों को जोड़ना सीख लिया था। अचानक जैसे कोई फैसला करते हुए वह उठी और अंदर के एक छोटे से कमरे में गई। जब वह वापस आई तो उसके हाथ में वही स्केचबुक था जिस पर वह हमेशा काम करती रहती थी, लेकिन इस बार उसने वह स्केचबुक मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं चाहती हूं आप यह देखें, उसने कहा। शायद फिर आप समझें कि मैं यह जगह क्यों नहीं छोड़ सकती। यह एक मिड पॉइंट था, एक ऐसी जगह जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उसने मुझे अपनी दुनिया में आने का रास्ता दिया था। मैंने कांपते हाथों से वह स्केचबुक लिया। यह मेरी तरफ से उस पर एक एतबार था, और मेरी तरफ से उसकी दुनिया को समझने का पहला सच्चा कदम। यह वह लम्हा था जब मैंने फैसला किया, मैं इस ख्वाब को नहीं तोड़ूंगा, मैं इसे बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने बाप, अपनी दुनिया, हर चीज के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। मैंने स्केचबुक का पहला पन्ना पलटा। उस पर एक खुशहाल जोड़े की तस्वीर थी, एक छोटी सी बच्ची के साथ। वह एक ऐसी ही किताबों की दुकान के बाहर खड़े थे, लेकिन दुकान नई थी, चमकती हुई। नीचे लिखा था, मेरा परिवार, मेरा ख्वाब। और फिर अगले पन्ने पर आग थी, शोले थे, और उन शोलों के सामने एक सूखा हुआ, झुलसा हुआ दरख्त। वही दरख्त जो मैं उसकी हर तस्वीर में देखता था। नीचे सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, राख। मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। मैंने नजर उठाकर जमीला को देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक ठहरा हुआ समंदर था, एक ऐसा गम जिसने आंसुओं को भी पत्थर बना दिया था। मैं समझ गया था, यह सिर्फ एक दुकान की कहानी नहीं थी, ये राख से दोबारा जिंदगी पाने की कहानी थी। और मैं अपनी अय्याशी और अपनी अना में उस राख को भी मिटाने आया था। उस रात जब मैं ख्वाबगाह से निकला तो मैं वह असलम नहीं था जो अंदर गया था। मैं एक मकसद लेकर निकला था। मैं अपने बाप से झूठ बोलूंगा, मैं वक़्त लूंगा, मैं इस ख्वाब को बचाऊंगा। मुझे नहीं पता था कैसे, लेकिन मैं यह करूंगा। यह अब सिर्फ जमीला का ख्वाब नहीं था, ये मेरे कफ़ारे, मेरी रिडेम्पशन की इब्तिदा थी। जमीला का स्केचबुक देखने के बाद मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। वो सूखा दरख्त, वो आग के शोले, वो तस्वीरें मेरी आंखों के सामने नाचती रहती। मैं ख्वाबगाह को अब एक प्रॉपर्टी के तौर पर नहीं देख सकता था। वो एक कब्र थी जिस पर एक नन्हा सा फूल खिला था, और उस फूल को बचाना अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका था। मैंने अपने बाप को फोन किया। मेरी आवाज में वो कॉन्फिडेंस था जो झूठ बोलने के लिए जरूरी होता है। बाबा, काम हो रहा है। वो लोग जिद्दी हैं, लेकिन मैंने उन्हें कानूनी चक्कर में फंसा दिया है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जगह खाली हो जाएगी। तारिक साहब मेरी बात से मुतमिन लगे। गुड, कीप मी अपडेटेड, कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। मैंने एक लंबी सांस ली। मैंने वक्त खरीद लिया था, लेकिन कितना, ये मैं नहीं जानता था। अब मेरा ज्यादा वक्त ख्वाबगाह में गुजरने लगा। मैं वहां जाता और घंटों चुपचाप बैठा रहता। कभी जमीला को काम करते देखता, कभी अम्मी जान से पुरानी बातें सुनता। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे जमीला के वालिद, एक आइडियलिस्ट शायर, इस जगह को इल्म का मरकज बनाना चाहते थे। वो कहते थे कि हर किताब एक रोशनी है, और वो इस गली के अंधेरे में हजारों चिराग जलाना चाहते थे। मैं जब ये सुनता तो मुझे अपने बारे में सोचकर शर्मिंदगी होती, जहां अंधेरे को रोशनी से नहीं और ज्यादा अंधेरे से ढका जाता था। इन्हीं दिनों में मैंने कुछ अजीब नोटिस करना शुरू किया। जमीला के स्केचेस में वो झुलसा हुआ दरख्त हमेशा एक अधूरी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के सामने होता था। ये एक ऐसी डिटेल थी जो पहले मेरी नजर से गुजर गई थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, ये दरख्त और इसके पीछे ये बिल्डिंग, इसका क्या मतलब है? जमीला ने एक लंबी ठंडी सांस ली। जिस रात हमारी दुकान में आग लगी, उसके सामने वाली जमीन पर एक नए प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था। कंस्ट्रक्शन साइट पर शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ केमिकल ड्रम फट गए,
आग इतनी फैली कि हमारी दुकान तक आ गई। सब कहते हैं एक हादसा था, उसके सब कहते हैं मैं एक शक था, एक ऐसी बेयकीनी जो सालों से उसके अंदर पल रही थी। मेरे जहन में खतरे की घंटी बजी। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शाहदरा में, मेरे बाप का बिजनेस रियल एस्टेट का था। एक बुरा ख्याल मेरे दिमाग में आया, लेकिन मैंने उसे झटक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस ख्याल को झुठलाने के लिए मैंने अपने बाप के पुराने रिकॉर्ड्स देखने का फैसला किया। रात को जब तारिक साहब सो रहे थे, मैं उनके स्टडी रूम में घुस गया। वहां सालों पुरानी फाइलों का एक ढेर था। मैंने शाहदरा प्रोजेक्ट के नाम से फाइलें ढूंढना शुरू की। घंटों की तलाश के बाद मुझे एक पुरानी धूल में लिपटी फाइल मिली। प्रोजेक्ट फिनिक्स, शाहदरा फेज 1। साल वही था जिस साल जमीला की दुकान जली थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फाइल खोली। अंदर नक्शे थे, परमिट्स थे और एक एक्सीडेंट रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में लिखा था कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मामूली आग लगी थी जिसे फौरन बुझा दिया गया। किसी कोलैटरल डैमेज का जिक्र नहीं था, लेकिन रिपोर्ट के साथ एक इंटरनल मेमो अटैच था। यह तारिक साहब के उस वक्त के प्रोजेक्ट मैनेजर का था। उसमें लिखा था, सर, आग हमारी नेग्लिजेंस की वजह से लगी। सामने वाली दुकान पूरी तरह जल गई है और 2 लोग मर गए हैं। अगर बात बाहर निकली तो कंपनी पर केस बन सकता है। हमने पुलिस और लोकल अथॉरिटीज को मैनेज कर लिया है। ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ साइट पर लगी मामूली आग का जिक्र होगा। मेमो पढ़ते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे कानों में साएं साएं होने लगी। ये एक हादसा नहीं था, ये कत्ल था। एक लापरवाही से किया गया कत्ल, जिसे मेरे बाप ने अपने पैसों और ताकत से छुपा दिया था। जमीला के माँ बाप की मौत का जिम्मेदार मेरा बाप था। हमारी कंपनी की बुनियाद, हमारी ये शान और शौकत उस मासूम लड़की के जले हुए ख्वाबों की राख पर खड़ी थी। और अब तारिक साहब उस आखिरी निशानी को, उस आखिरी सबूत को भी मिटाना चाहते थे। ख्वाबगाह को तोड़ना सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये अपने गुनाह को हमेशा के लिए दफन करने की एक कोशिश थी। उसी लम्हे तारिक साहब कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने मेरे हाथ में फाइल देख ली। उनके चेहरे पर हैरत नहीं, सिर्फ एक सर्द सा गुस्सा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये सच है? मेरी आवाज एक फरियाद बनकर निकली। क्या ये सब सच है? उन्होंने फाइल मेरे हाथ से ले ली। बिजनेस में सेंटीमेंट की जगह नहीं होती असलम। जो हुआ वो जरूरी था। प्रोग्रेस की एक कीमत होती है। कीमत? आपने 2 लोगों की जान ले ली, आपने एक बच्ची को यतीम कर दिया, और आप इसे प्रोग्रेस की कीमत कहते हैं? मैं चीख रहा था। मेरी सारी जिंदगी का गुस्सा, सारी नफरत, सारी बेबसी उस एक चीख में शामिल थी। मैंने वो सब किया जो कंपनी के लिए बेहतर था, वो भी ऊंची आवाज में बोले। और तुम्हें मैंने एक काम दिया था, और तुम उस लड़की के साथ मिलकर मेरे ही खिलाफ जासूसी कर रहे हो। तुम मेरी औलाद कहलाने के लायक नहीं हो। मुझे शर्म आती है आपकी औलाद कहलाते हुए, मैंने नफरत से कहा। यह जुमला सुनते ही उन्होंने सिक्योरिटी को आवाज दी, इसे बाहर निकालो, इसके सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दो, गाड़ी की चाबियां ले लो। आज से ये मेरा बेटा नहीं और इस घर में इसकी कोई जगह नहीं। सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे खींचकर बाहर ले जा रहे थे। मैंने आखिरी बार अपने बाप को देखा। उनकी आंखों में अफसोस का एक अंश भी नहीं था, सिर्फ पत्थर जैसी सख्ती, जैसे मैं उनके रास्ते का एक और कंकड़ था जिसे उन्होंने हटा दिया था। मुझे घर से बाहर फेंक दिया गया। मैं वही कपड़ों में, खाली हाथों, अपने ही घर के गेट के बाहर खड़ा था। आसमान से बूंदें गिरना शुरू हो गई थीं। बारिश तेज होती जा रही थी, जैसे आसमान भी मेरे बाप के गुनाहों पर रो रहा हो। मैं पूरी तरह भीग चुका था। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, न घर, न पैसा, न बाप। मैं जमीन पर बैठ गया और अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया। अंधेरा सच में बहुत गहरा था और इस बार कोई रोशनी नहीं थी। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर सुई की तरह चुभ रही थीं। मैं अपने आलीशान घर के बाहर फुटपाथ पर एक लाश की तरह पड़ा था। गेट के अंदर की रोशनियां मुझे चिढ़ा रही थीं, उस जिंदगी की याद दिला रही थीं जो एक झटके में मुझसे छिन गई थी। लेकिन इस बार इस छिनने का एहसास मुझे तकलीफ नहीं दे रहा था। तकलीफ इस बात की थी कि मेरी वह जिंदगी एक झूठ पर, एक गुनाह पर, एक मासूम लड़की के बिखरे हुए ख्वाबों पर बनी थी। मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। हर वह पार्टी, हर वह महंगी चीज, हर वह झूठा दोस्त, सब एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा था। मैं अपनी जिंदगी के खोखलेपन से भागने के लिए ये सब करता था। आज जब वह सब कुछ चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि असल खोखलापन उन चीजों में ही था
असल खलिश उस दौलत में थी जो किसी के आंसुओं से बनी थी। घंटों में वहीं भीगता रहा। ठंड मेरी हड्डियों तक उतर चुकी थी, लेकिन मुझे उसका एहसास नहीं हो रहा था। मेरे अंदर की आग, गुस्से और शर्मिंदगी की आग मुझे गर्म रखे हुए थी। रात गहराती जा रही थी। सड़कों पर सन्नाटा उतर रहा था। कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? फैसल और मेरे जैसे दोस्त सिर्फ हम पैसों के थे। आज असलम तारिक के पास कुछ नहीं था, तो असलम तारिक भी किसी के लिए कुछ नहीं था। बेमकसद, बेइरादा मेरे कदम खुद ब खुद उस शहर की तंग गलियों की तरफ उठने लगे जहां ख्वाबगाह थी। शायद इस पूरे शहर में अब वही एक जगह थी जहां से मुझे नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता था। मैं एक हारे हुए सिपाही की तरह उस गली में दाखिल हुआ। दुकान बंद थी, अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी मुझे एक अपनायत का एहसास हुआ। दरवाजे पर एक नया सफेद कागज चिपका हुआ था, इविक्शन नोटिस, सरकारी मोहर के साथ। तारीख कल सुबह। उस पर लिखा था कि कल सुबह 10 बजे इस जगह को गिरा दिया जाएगा। यह देखकर मेरे जिस्म में जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी वह भी खत्म हो गई। मैं दीवार से टेक लगाकर वहीं जमीन पर बैठ गया। मैं हार गया था। तारिक साहब जीत गए थे। उन्होंने मुझे रास्ते से हटाया और अब वे इस आखिरी सबूत को भी मिटाने वाले थे। जमीला, उसका क्या होगा? उसने राख से अपना आशियाना बनाया था और कल सुबह उसके आशियाने को दोबारा राख कर दिया जाएगा। यह ख्याल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं वहां क्यों बैठा था? मैं क्या कर सकता था? मेरे पास न ताकत थी न पैसा। मैं खुद एक बेघर बेनाम शख्स था। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं यहां से भाग जाऊं, एक नई जिंदगी शुरू करूं जहां कोई मुझे न जानता हो। लेकिन फिर मुझे जमीला का चेहरा याद आया, उसकी वह पुरसुकून आंखें जिनमें सालों का गम ठहरा हुआ था, उसका वह स्केचबुक, उसका वह टूटा हुआ ख्वाब। नहीं, मैं भाग नहीं सकता था। मैं अपनी पूरी जिंदगी भागता रहा हूं, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने बाप की नफरत से, अपने अंदर की खलिश से। आज नहीं, आज मैं लड़ूंगा। भले ही मेरे पास लड़ने के लिए कुछ न हो, भले ही इस लड़ाई में मेरी हार यकीनी हो, लेकिन मैं लड़ूंगा, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ जमीला के लिए नहीं थी, यह मेरे अपने वजूद के लिए थी, अपने गुनाहों के कफारे के लिए। उस रात मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला किया। मैं उस दुकान के सामने वाले फुटपाथ पर बैठा रहा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी ठंडक थी। मैं उस अंधेरी दुकान को देखता रहा, जैसे कोई मुहाफिज अपने किले की हिफाजत कर रहा हो। मेरे जहन में कोई प्लान नहीं था, कोई तरीका नहीं था, सिर्फ एक जिद थी, एक इरादा था। मैं सुबह का इंतजार कर रहा था, मैं उस बुलडोजर का इंतजार कर रहा था, मैं तारिक साहब का इंतजार कर रहा था। रात के आखिरी पहर में जब आसमान हल्का नीला हो रहा था, मुझे एहसास हुआ मैं असलम तारिक, जिसे लगता था कि उसके पास सब कुछ है, असल में हमेशा खाली हाथ था। और आज जब मेरे पास वाकई कुछ नहीं था, मुझे पहली बार लगा कि मैं किसी काबिल हूं, क्योंकि आज मैं किसी चीज के लिए खड़ा था, एक ऐसी चीज के लिए जो पैसों से ज्यादा कीमती थी। मैंने अपने फटे हुए, भीगे हुए कोट की जेब में हाथ डाला। मेरा फोन। तारिक साहब ने शायद इसे ब्लॉक करवाना भूल गए थे, या शायद उन्हें लगा कि इस बेकार सी चीज से मैं क्या कर लूंगा। लेकिन उस लम्हे वह फोन मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार लगा। मेरे दिमाग में एक प्लान ने जन्म लेना शुरू किया, एक ऐसा प्लान जो मुझे बर्बाद कर सकता था, लेकिन शायद ख्वाबगाह को बचा सकता था। सूरज की पहली किरण जब उस गली में दाखिल हुई तो वह सीधा मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरे जिस्म में दर्द था, थकान थी, लेकिन मेरी रूह में एक अजीब सी हिम्मत थी। मैं तैयार था अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी लड़ाई के लिए। सुबह 10 बजे का वक्त एक सज्जा की तरह करीब आ रहा था। गली में अचानक हलचल बढ़ गई। पहले पुलिस की गाड़ियां आईं, फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, और फिर वह आ गया, एक बड़ा सा पीला बुलडोजर, एक आहनी हैवान जो एक ख्वाब को कुचलने के लिए तैयार खड़ा था। उसकी घर घराहट जमीला के ख्वाबों की मौत का ऐलान थी। जमीला और अम्मी जान दुकान के बाहर खड़ी थी। उनके चेहरे पर अब कोई मुजाहिमत नहीं थी, सिर्फ एक खामोश पथराई हुई शिकस्त थी। वह ऐसे खड़ी थी जैसे अपनी आंखों से अपने आशियाने को आखिरी बार देखना चाहती हूँ, इससे पहले कि वह मलबे का ढेर बन जाए। उनके इर्द गिर्द कुछ पड़ोसी भी जमा थे, अफसोस और बेबसी से यह तमाशा देख रहे थे। और फिर एक काली मर्सिडीज आकर रुकी।
उसमें से तारिक साहब उतरे। उन्होंने एक फतह मंदाना नजर उस दुकान पर डाली और फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं, जो बुलडोजर के ठीक सामने खड़ा था, उनके चेहरे पर हैरत और नफरत का एक मिला जुला तस्सुर उभरा। हटो वहां से असलम, वह गुर्राए। तमाशा मत बनाओ। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं बस उस पीले हैवान को देखता रहा जो मेरे और जमीला के ख्वाब के दरमियान खड़ा था। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। एक जोरदार, कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। मैंने कहा, हटो! तारिक साहब चीखे, लेकिन मैं नहीं हटा। मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। इसके बजाय मैंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला। मैंने एक नंबर डायल किया। एक पुराना कॉलेज का दोस्त जो अब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन चुका था। मैंने उसे कल रात ही सब कुछ बता दिया था और फिर मैंने फेसबुक लाइव का बटन दबा दिया। फोन का कैमरा अपनी तरफ करते हुए मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज थकान और जज्बात से भरी हुई थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी जो पहले कभी नहीं थी। मेरा नाम असलम तारिक है और मैं मशहूर बिजनेसमैन तारिक साहब का बेटा हूं। आज आप लोग जो तमाशा देखने आए हैं, ये सिर्फ एक दुकान को तोड़ने का तमाशा नहीं है, ये एक गुनाह को दफनाने की कोशिश है। भीड़ में खामोशी छा गई। तारिक साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने सिक्योरिटी को मेरी तरफ बढ़ने का इशारा किया, लेकिन मैं बोलता रहा। मैंने लाइव स्ट्रीम पर सब कुछ बता दिया। सालों पहले लगी वह आग जो एक हादसा नहीं थी, वह दो बेगुनाह जाने, पुलिस रिपोर्ट में की गई हेराफेरी, और कैसे अब मेरे बाप उस वाकये के आखिरी सबूत, इस किताबों की दुकान, इस ख्वाबगाह को मिटा देना चाहते हैं ताकि उनका राज हमेशा राज रहे। यह दुकान, मैंने जमीला की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसकी आंखों में अब हैरत और बेयकीनी के आंसू थे, यह उस लड़की के टूटे हुए ख्वाब हैं जिसे मेरे बाप की प्रोग्रेस ने यतीम कर दिया था, और मैं इस गुनाह में बराबर का शरीक हूं। मैं यहां उसे डराने, धमकाने और उसकी इस आखिरी निशानी को छीनने आया था, लेकिन अब और नहीं। सिक्योरिटी गार्ड मुंह तक पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेरे दोस्त जर्नलिस्ट की टीम कैमरों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। लाइव स्ट्रीम पर हजारों लोग आ चुके थे। भीड़ में मौजूद लोग अपने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे थे। पब्लिक का प्रेशर बन चुका था। तारिक साहब समझ गए कि बाजी पलट चुकी है। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये वह शोहरत थी जो उन्होंने सालों में बनाई थी, और उनका अपना बेटा उसे मिनट में खाक में मिला रहा था। उन्होंने बुलडोजर को रुकने का इशारा किया और तेजी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। ख्वाबगाह बच गई थी। कई हफ्ते गुजर गए। तारिक साहब की कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। उनका एम्पायर हिल चुका था। मैं उनके लिए मर चुका था, और वह मेरे लिए। मैंने एक छोटी सी मार्केटिंग फर्म में नौकरी कर ली थी। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन वह मेरी अपनी मेहनत की कमाई थी। मैं एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, लेकिन वहां सुकून था। एक शाम काम से वापसी पर मैं ख्वाबगाह गया। दुकान अब पहले से ज्यादा रोशन और खुशहाल लग रही थी। अंदर काफी लोग थे। जमीला ने दुकान के एक हिस्से में एक छोटा सा आर्ट कॉर्नर बनाया था, जहां वह बच्चों को ड्राइंग सिखा रही थी। उसने मुझे देखा। हम दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी थी। मैं उससे माफी मांगने का या शुक्रिया का कोई लफ्ज नहीं ढूंढ पा रहा था। वह मुस्कुराई, एक हल्की सी पुरसुकून मुस्कान। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और 2 कप चाय ले आई। हम काउंटर पर आमने सामने बैठे, उसी तरह जैसे उस पहली शाम को बैठे थे। बाहर गली का शोर था। अंदर किताबों और लोगों की खुशगवार आवाजें थीं। मैंने चाय का कप उठाया और उसकी गर्म भाप को महसूस किया। मैंने अपना अक्स कप में नहीं, जमीला की आंखों की चमक में देखा। यह वह अक्स था जिसे देखकर अब मुझे नफरत नहीं, एक अजीब सा इत्मीनान हो रहा था। रोशनी थी, और इस बार अंधेरा कहीं नहीं था। मैंने उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने अपना हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। कुछ बातें खामोशी में ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, उसने धीमे से कहा। मैं समझ गया। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जो राख से नहीं, उम्मीद से लिखी जानी थी। एक टूटे हुए ख्वाब को जोड़ने में मैंने अपने बिखरे हुए वजूद को समेट लिया था। असल दौलत वह नहीं जो आप जमा करते हैं, असल दौलत वह है जो आप बिखरने से बचाते हैं। ख्वाब, रिश्ते और किसी का एतबार। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का पता चल सके। हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लेकर आएंगे जो आपको जरूर पसंद आएंगी।